friends, here Kanika. I welcome you all to my YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great. तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे वेरियस फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस, 4 फंडामेंटल फोर्सेस एक्टिंग इन द नेचर। उसमें हम पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन डिटेल एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो आपको मेरी पिछली वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दैट इज अ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इसको पढ़ने से पहले हमें क्या चीज पढ़नी जरूरी है? सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय अ चार्ज। हम सबने चार्ज के बारे में सुना है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब व्हाट डू वी मीन बाय अ चार्ज, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं कि चार्ज है क्या, कि हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको। तो हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। इन अदर वर्ड्स, फॉर्मली इसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। तो व्हाट डू वी मीन बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज? देखिए, अगर आप किसी को कहोगे हमें चार्ज बताओ क्या है, तो वो कभी भी डिफाइन नहीं कर सकता कि ये चीज चार्ज है। क्यों? क्योंकि चार्ज कोई चीज नहीं है, ये तो एक मैटर की, एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी है। चार्ज इज नॉट इट इज नॉट अ समथिंग, ठीक है, इट इज अ व्हाट, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये जो चार्ज है, ये फिर कैसी प्रॉपर्टी होती है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि हमारे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। हम सबको क्या पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स जो अनदर हमारी एलिमेंट्री पार्टिकल है एटम का, वो इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है। ये चीज हमें पता है कि देयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। वी नो दैट। और हमें ये चीज भी पता है कि जो प्रोटॉन है उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जो इलेक्ट्रॉन है इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ये बात। एक चीज हमें और भी पता है एटम के बारे में कि जितने प्रोटॉन्स एक एटम में न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर रिवॉल्व करते हैं। ये चीज भी हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरली, और ये एटॉमिक नंबर के भी इक्वल होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास 5 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस के बाहर जो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब मान लो इस एटम में से, इन 5 इलेक्ट्रॉन में से, अब प्रोटॉन्स है वो तो न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ, पर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर जा सकता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड नहीं है, जबकि प्रोटॉन नहीं छोड़ के जा सकता है इसको, अपने एटम को, बिकॉज वो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? बाउंडेड है। अब क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, वो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स में नहीं बैठा, वो तो उसके बाहर रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं? इजेक्ट आउट। इलेक्ट्रॉन जो है, एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इसी तरह से एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। ओके, मान लो हमने एग्जांपल लिया कि 5 हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, तो 5 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके, मान लो इस एटम ने, जिसके पास 5 प्रोटॉन्स थे न्यूक्लियस में, 5 इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे, इस एटम के अंदर क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, तो अब इसके पास कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पहले 5 पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटॉन थे, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 पॉजिटिव्स ने 5 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट कर दिया। ओके, 5 पॉजिटिव चार्ज 5 नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर देता है, न्यूट्रल था। पर जब इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, जब इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो अब अगर मैं इस एटम की हालत देखूं, तो न्यूक्लियस के अंदर 5
पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, और बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब +5 एंड -3। इसका मतलब क्या हुआ, नेट चार्ज क्या है इसका, +2 निकला। इसका मतलब इस पूरे एटम के अंदर +2 चार्ज डेवलप हो गया। पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिव बढ़ गया। ओके, जिसकी वजह से इस पूरे के अंदर कितना आ गया, +2 चार्ज। समझ आ गई? इसका मतलब इस पूरे ने जो ये +2 चार्ज अटेन करा, तो ये कोई चीज नहीं अटेन करने वाली। ये इसने क्यों अटेन किया, क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे, इसलिए पॉजिटिव बड़ा हो गया, इसलिए पॉजिटिव +2 बन गया। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि मान लो, अब दूसरे एग्जांपल लेते हैं कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो 5 थे पहले, कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब हालत देखो इसकी, 5 प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, 7 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, तो +5 - 7 -2। इसका मतलब अब ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज और इसका चार्ज हो गया -2। अब इसने नेगेटिव चार्ज अटेन कर लिया। नेगेटिव कब करा, नेगेटिव चार्ज कैसे अटेन करा इसने कुछ नहीं करा, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स आए थे। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से इसके अंदर का नेट चार्ज जब निकाला तो वो -2 -2 बच गया। इसका मतलब हमारे पास चार्ज क्या है, एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो कि क्या बता रही है, जो कि ये बता रही है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग गिवन आउट और हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग टेकन बाय द एटम। ये बताने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स गए। अगर गए हैं तो पॉजिटिव वाला ज्यादा हो गया ना, क्योंकि नेगेटिव वाला चला गया। अगर गए हैं तो ओवरऑल प्लस वाला बॉडी प्लस चार्ज हो जाएगी, और अगर आए इलेक्ट्रॉन्स एक्सेसिव तो माइनस चार्ज हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कट। तो हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें बताती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एटम में से लूज हुए या कितने गेन हुए। अब यहां पर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁻19। चार्ज की क्या यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। क्या होती है, कूलम, COU, कूलम। इसको हम C से डिनोट करते हैं। चार्ज की यूनिट हमारे पास कूलम होती है आफ्टर द नेम ऑफ ए फ्रेंच फिजिस्ट। एक फ्रेंच फिजिस्ट थे जिन्होंने हमें चार्ज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। नाम पर हमारा चार्ज की यूनिट कूलम रखे गए। ओके, अब वो साइंटिस्ट कौन थे, ऑगस्टिन कूलम, 18th सेंचुरी के फ्रेंच फिजिस्ट, जिन्होंने हमें यह बताया था कि लाइक चार्जेस रिपेल whereas unlike charges attract each other। इसका क्या मतलब है, unlike charges attract, इसका क्या मतलब है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव होगा तो वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर एंड प्रोटॉन्स रिपेल। अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में रिपेल करेंगे, 2 नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, बट पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे। मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मींस पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, पर प्रोटॉन रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। तो ये फैक्ट हमें किसने दिया था, 17th सेंचुरी के फ्रेंच फिजिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम ने, जिनके नाम पर हमने चार्ज के यूनिट्स रखे, दैट इज कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे छोटा चार्ज है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखिए ये कैसे होता है, देखिए मैंने आपको ये बताया कि यहां अगर मेरा ये न्यूक्लियस है, ओके, इसके अंदर मान लो 5 प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नेट चार्ज क्या है, +5। और जो मेरा प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो भी क्या होता है मेरे पास, ये नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन।
It is negative on electron and positive on proton. And this quantity is the smallest possible charge known to us. That is 1.6 10 to the power -19 कूलम. इसको E स्मॉल e से भी डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली. अब मैंने आपको ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर अगर 5 प्रोटॉन्स हैं, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नेट चार्ज क्या होगा? इस एक प्रोटॉन के पास होता है E मतलब 1.6 10 to the power -19 कूलम. तो एक के पास है E, तो 5 प्रोटॉन के पास क्या होगा? +5E. ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन के पास है -E, तो 5 इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा? -5E. तो +5E -5E 0, नेट चार्ज 0. पर मान लो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहां से लूज हो गए. कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 3 इलेक्ट्रॉन. तो प्रोटॉन तो सेम है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या है? +5E. नेगेटिव चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन का -3E. तो +5E -3E +2E. इस तरह से +2 into this quantity is the charge on this atom. इसी तरह से मैं कहूं कि अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आए तो हमने जैसे पहले कैलकुलेट किया, चार्ज हो जाएगा ओवरऑल -2E. ठीक है. अब ये तो मैंने जनरल एग्जांपल है कि 2 इलेक्ट्रॉन आए. मान लो हमारे पास जनरली n इलेक्ट्रॉन्स आए, तो अगर n इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ रहे हैं तो इसके ऊपर चार्ज होगा -NE, और अगर n इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इस ओवरऑल के ऊपर चार्ज होगा +NE. इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मल्टीप्लाइड बाय E, दैट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इज द नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय दैट एटम और बॉडी. अगर n आए गए तो Ne ± Ne इज द चार्ज ऑन इट. इसका मतलब चार्ज क्या हो सकता है? n की वैल्यू मतलब कितने आए? 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है या जा सकता है, 2 आ सकते हैं. आधा इलेक्ट्रॉन तो आना जाना नहीं हो सकता ना. आधा इलेक्ट्रॉन का आने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब n हमेशा यहां पर क्या है? इंटीजर. इसका मतलब जो चार्ज है मतलब ±NE, इट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E. +1E +2E मतलब ±NE मतलब +-1E +-2E +-3E अप टू सो ऑन. मैं कहना क्या चाह रही हूं यहां से कि चार्ज जो है हमेशा एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E. समझ आ गई? मतलब चार्ज हो सकता है 1E 2E 3E 4E इस तरह से ±NE. इट कांट बी 1.5E 2.5E. फ्रैक्शन में नहीं, E के इसके फ्रैक्शन मल्टीपल में नहीं हो सकता. और इस चीज को हम कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड मतलब या तो +-1E या तो +-2E. बीच में कोई नहीं है. +-1.3E इसका कोई मतलब नहीं है. तो इसको हम कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड. और चार्ज को दोबारा से एक्सप्लेन करती हूं कि जितने हमारे पास प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज 0. अगर n प्रोटॉन्स चले गए तो चार्ज इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? 5 तो कैंसिल हो रहे थे. जितने गए, जैसे 2 गए तो +2E, ऐसे ही n जाएंगे तो +NE, 2 आए तो -2E, n आएंगे तो -NE. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के जाने आने से चार्ज जो है या तो वो या तो क्या होगा, या तो +NE या तो -NE. और n यहाँ पर क्या है? इंटीजर. कितने इलेक्ट्रॉन गए? आधा तो नहीं जा सकता. n इज ऑलवेज इंटीजर. मींस चार्ज रिक्वायर्ड बाय बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E. E इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, दैट इज द चार्ज रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. तो अब हम यहाँ पर चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं. हमने ये पढ़ा कि चार्ज जो है हमेशा वो ±NE ही होगा. E हमारे पास क्या है? 1.6 10 to the -19 कूलम. C इज द कूलम हमारे पास क्या है? चार्ज के यूनिट्स जो साइंटिस्ट फिजिक्स साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए हैं. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्टार्ट किया था. हम तो चार्ज की कहानी पढ़ ली हमने पूरी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए चार्ज मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स. अगर आपको ये नहीं पता कि चार्ज्ड पार्टिकल क्या है, चार्ज क्या है, तो आप इसको नहीं समझ सकते. इसलिए अब हम यहां पर ये बोल सकते हैं दैट इज द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल is electromagnetic force. मतलब whether the charged particles are moving, या है वो मूव कर रहे हैं या वो स्टेशनरी है, the force between them, the interaction between them, it may be repulsive, it may be attractive, depending upon the polarities, whether it is positive negative, negative negative or positive positive. So the interaction between the charged particles, whether they are moving or stationary, is known as electromagnetic force. उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अब जब ये चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट पर हैं, मतलब स्टेशनरी हैं, तब उनके बीच के जो इंटरेक्शन है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. समझ आ गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स इंटरेक्शन है, चाहे वो मूव करे चाहे वो रेस्ट पर जब वो रेस्ट पर है तो उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक. स्टैटिक मतलब व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट. सो व्हेन the charges are at rest, then the force or the interaction between them is known as electrostatic
फोर्स या इंटरेक्शन। ओके, अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैथमेटिकली हम इसको कितना बता सकते हैं कि अगर मेरे पास दो चार्जेस है रेस्ट पर, ठीक है, ये वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ये वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड, इतना इनके बीच में डिस्टेंस है, इस मीडियम में ये पड़े हैं, तो इनके बीच का फोर्स कितना होगा, मतलब न्यूमेरिकली हम इस फोर्स को कैसे देंगे ये अब हमें यहां पर बताना है। न्यूमेरिकली फोर्स को देने वाला लॉ को बोला जाता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ हमें यहां पर क्या कह रहा है, कूलम्स लॉ यहां पर हमें क्या कह रहा है, कूलम्स लॉ कहता है कि अगर मेरे पास यहां पे दो चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस मतलब रेस्ट पर वाले चार्जेस हैं, यहां पर है Q1, यहां पर है Q2, ओके, और इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है मेरे पास R, और ये एक ऐसे मीडियम में पड़े हैं जो कि एयर है या वैक्यूम है, जो कि क्या है, एयर है या फिर वैक्यूम है, उस मीडियम में हमारे पास ये दो चार्जेस पड़े हैं, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स, बिकॉज दे आर एट रेस्ट, सो फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा मैथमेटिकली बताइए आप। तो मैथमेटिकली this force is given by a law, that is the Coulomb's law, and it states that the force is equals to, force between the two static between the two static charges is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, the product of two charges upon the square of the distance between them। मतलब फोर्स डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस जिनके बीच का फोर्स निकाल रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेकंड पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ये वैसे ही है जो हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा था ग्रेविटेशन में, एंड इट डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी, और यहाँ पे हमने एयर लिया है तो ये होगा मेरे पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। परमिटिविटी क्या होती है, अब ये देखिए यहाँ पे ये परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पर ये देखना होगा, मान लीजिए हमारे पास ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, और इनके बीच का मीडियम जो है वो हमारे पास जो भी है जिसकी परमिटिविटी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोई भी मीडियम है, कोई भी पर्टिकुलर मीडियम, एयर, वैक्यूम हो गया, या कोई और केरोसिन हो गया, या कोई और मीडियम है, ऑयल है या वाटर है, किसमें पड़े हैं ये दो चार्जेस। तो अब वो ये कहता है कि मान लो इस Q1 ने 100 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगाना था Q2 के ऊपर, पर Q2 ने एक्सपीरियंस करा 40 न्यूटन का फोर्स, तो 60 न्यूटन कहां गया, 60 न्यूटन इस मीडियम ने एब्सॉर्ब कर लिया। उसने क्या करा, 60 को अलाउ ही नहीं करा कि वो आगे जाए, कितने को अलाउ करा, 40 को अलाउ करा। तो परमिटिविटी क्या है, ये 60 जो उसने एब्सॉर्ब कर लिया, परमिट करना मतलब अलाउ करना, तो परमिटिविटी मतलब वो कितना अलाउ कर रही है मीडियम अपने आप को एब्सॉर्ब करने के लिए, वो होती है परमिटिविटी, कि उसने 60 अलाउ करा, तो यहां पर परमिटिविटी इससे 60 से मेजर होगी कि 60% उसने एब्सॉर्ब कर लिया, तो ये उसकी परमिटिविटी है कि इट इज अलाउइंग इटसेल्फ, इट इज परमिटिंग इटसेल्फ टू एब्सॉर्ब द फोर्स, ताकि कम, अब जितना ज्यादा ये एब्सॉर्ब करेगी, मतलब जितनी ज्यादा इसकी परमिटिविटी होगी उतना कम फोर्स इसके ऊपर पहुंचेगा, उतना ज्यादा ये एब्सॉर्ब करेगा उतना कम फोर्स Q2 के ऊपर पहुंचेगा। इसका मतलब द फोर्स मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी, एंड हेंस वी हैव इन द फार्मूला द सेम थिंग इन द फार्मूला। ओके, और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 into 10 to power 9। इस तो अब इसके यूनिट्स क्या होंगे हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मैग्नीट्यूड क्या है, 9 into 10 to power 9। वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी किसकी, फ्री स्पेस या वैक्यूम की। वैक्यूम और फ्री स्पेस की परमिटिविटी बिल्कुल इक्वल नहीं होती, जरा सा फर्क होता है परमिटिविटी वैल्यू का, बट हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल ले सकते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 9 into 10 to power 9। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे, इस चीज के यूनिट्स होंगे फोर्स के यूनिट्स, दैट इज न्यूटन, into r square के यूनिट्स, r मतलब डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, मीटर ले लिया हमने उसके यूनिट्स, तो r स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, ये इधर आ गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, और वो डिनोमिनेटर में आ रहा है नीचे, तो पर कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसके क्या होंगे यूनिट्स। तो हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, फोर्स बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल्स whenever they are at rest or they are in motion। Now, if they are at rest, the force is known as the electrostatic force, and the electrostatic force is given by the Coulomb's law mathematically like this। इस रिलेशन से क्या पता चलता है कि दो अगर चार्जेस रेस्ट पर हैं, तो उनका फोर्स, उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम पर, मीडियम की ताकत कि वो कितना एब्सॉर्ब करेगी और दूसरे को कितना जाने देगी कि उस पर लगा ले। The product of the charges, magnitude of the charges, and the scale is inversely proportional to the scale of the distance between the two charges। ये 3 फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। ओके, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात
ये एक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल का मतलब क्या है, चार्जेस के सेंटर्स पर ऑपरेट होता है, इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक के अलोंग ऑपरेट होगा, इसलिए सेंट्रल फोर्स है। ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स को मैंने डिटेल में अपने ग्रेविटेशनल फोर्स वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां जाकर समझ सकते हैं। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं ग्रेविटेशनल फोर्स से, सो व्हाट डू आई कम टू नो कि इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चीज हम बुक से पढ़ लेंगे, पर ये चीज क्यों है ये तो हम एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। देखिए, मैं अपने हाथ को यहां पर ऐसे खड़ा कर पा रही हूं, पर मुझे पता है कि मेरा हाथ को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए था। हर एक बॉडी पार्ट मेरा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और हम तो पूरे अर्थ में घुस जाएं, फिर हम ऐसे स्टेबल कैसे खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं क्योंकि इस जो भी हमारी ये दुनिया है पूरी, इसमें हर एक चीज एटम से बनी है। एटम्स के अंदर है प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, उनके बीच में क्या है, मतलब एटम के अंदर है चार्ज्ड पार्टिकल। हर एक सब्सटेंस के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल है, और चार्ज्ड पार्टिकल के बीच की इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब हर एक चीज के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। अब मेरे इस बाजू के अंदर भी चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इसको नीचे लेकर जा रहा है उसको बैलेंस कर रहा है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के कैपेबल है, इसलिए वो उससे स्ट्रॉन्गर है। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा कि व्हाट डू वी मीन बाय अ चार्ज। फिर हमने पढ़ा चार्ज इज क्वांटाइज्ड, प्लस माइनस एन ही होता है, ई इज द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज नोन टू अस। फिर हमने यहां पर पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, चार्जेस के बीच में ऑपरेट होने वाला फोर्स। फिर हमने पढ़ा कि ये हमारा सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और जब हमारे पास चार्जेस रेस्ट पर होते हैं उनके बीच के फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है, इट इज गिवन बाय द कूलम्स लॉ, जहां पर फोर्स डिपेंड्स अपॉन द थ्री फैक्टर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस जिनके बीच में हम फोर्स निकाल रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत बड़ी रेंज का ये नहीं है, बट इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज बैलेंस्ड हियर, नथिंग इज क्रम्बलिंग डाउन द अर्थ। ओके, हम यहाँ पर अर्थ के अंदर धंस नहीं रहे, बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन बिटवीन द एटम्स, in between the charged particles of my muscles of my body, which are balancing the downward gravitational force, and it is not coming down to the earth, it is just balanced here. Okay, and so I hope you are liking our video lectures, and please support us, and कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। हम अलग से एक डाउट का वीडियो, आपके जितने भी मेरे पास डाउट्स इकट्ठे होंगे मैं पूरी उसकी एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, हर किसी का डाउट कंसीडर किया जाएगा। एंड थैंक यू, प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ नॉट येट डन। थैंक यू। And although it's not in her